यह कहानी है हरियाणा की बेटी मनीषा की। एक मासूम लड़की जो रोजाना बच्चों को पढ़ाने जाया करती थी, लेकिन एक दिन वह घर से निकली और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आई। उसके बाद जो घटनाएं हुईं, उन्होंने न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश को हिला दिया। आखिर उस दिन मनीषा के साथ हुआ क्या था? आइए जानते हैं इस दर्दनाक कहानी को शुरू से लेकर अंत तक। दोस्तों, इस वीडियो को मनीषा को न्याय दिलाने के लिए पूरा जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, वह हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिले की है। भिवानी जिले का एक गांव है दाढ़ी लक्ष्मण। वहीं की रहने वाली लड़की थी मनीषा। उम्र रही होगी लगभग 19-20 साल। सीधी सादी, भोली भाली, घर वालों की लाडली और पूरे गांव की पहचान। कुछ ही दिन पहले मनीषा ने अपने करियर की ओर पहला कदम बढ़ाया था। पास ही सिंघानी में एक प्ले स्कूल था, उसी में उसने टीचर की नौकरी ज्वाइन की थी। वह रोज सुबह ठीक 8 बजे घर से निकलती, पूरे मन से बच्चों को पढ़ाती, उनका ख्याल रखती और शाम को समय पर घर लौट आती। मगर 11 अगस्त 2025 का दिन अलग था। उस दिन सुबह रोज की तरह वह स्कूल गई। सब कुछ सामान्य था, लेकिन लगभग सुबह 11:23 पर उसने अपने पिता संजय को फोन किया। बोली, पापा, आज थोड़ी देर हो जाएगी, मुझे बीएसएससी नर्सिंग का फॉर्म लेना और भरना है, आप टेंशन मत लेना। पिता ने प्यार से जवाब दिया, कोई बात नहीं बेटा, आराम से आ जाना। यह बातचीत यहीं समाप्त हो गई। संजय को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह उनकी बेटी से उनकी आखिरी लंबी बातचीत साबित होगी। कुछ ही देर बाद मनीषा को एक और फोन आया। उसने घर पर दोबारा कॉल किया। इस बार उसकी मौसी ने फोन उठाया। मौसी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? मनीषा बोली, मौसी जी, मैंने एक सूट ऑनलाइन ऑर्डर किया था, डिलीवरी वाला कभी भी आ सकता है, आप ले लेना। मौसी उस समय व्यस्त थीं। बोली, बेटा हम तो घर पर नहीं हैं, काम में लगे हैं। तुम ऐसा करो, अपने दादा का नाम बता देना, डिलीवरी वाला सीधे दादाजी को दे देगा। मनीषा मुस्कुराकर बोली, ठीक है मौसी जी, और फिर फोन रख दिया। इसके बाद वह दोबारा स्कूल के कामों में लग गई और बच्चों को पढ़ाने लगी। जैसे ही दोपहर के 2 बजे रोज की तरह विद्यालय की छुट्टी हुई, स्कूल की वैन बाहर खड़ी थी। ड्राइवर से उसने कहा, भैया मुझे यहीं पास जाना है, लगभग 500-700 मीटर की दूरी पर आइडियल कॉलेज है, वहीं से बीएसएससी नर्सिंग का फॉर्म लेना है। आप घर चले जाओ, मैं अपना काम करके आ जाऊंगी। ड्राइवर बोला, ठीक है बहन जी, और गाड़ी लेकर चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और शाम हो गई। करीब 6:26 पर संजय के फोन पर एक मिस कॉल आई। बेटी की मिस कॉल देखते ही उन्होंने तुरंत कॉल बैक किया, मगर उधर से फोन नहीं लगा। बार बार कोशिश करने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। घर में बेचैनी फैल गई। सब सोचने लगे, बेटी इतनी देर क्यों कर रही है? वह तो कभी भी इतना लेट नहीं होती थी। परिवार आपस में चर्चा करने लगा कि अब क्या किया जाए। तभी संजय ने ठान लिया, मुझे तुरंत जाकर देखना होगा। वह तुरंत सिंघानी की ओर निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने उस प्ले स्कूल के स्टाफ से बात की जहां उनकी बेटी काम करती थी। पूछा, भाई साहब, मेरी बेटी आज घर नहीं पहुंची, आपको कुछ जानकारी है कि वह कहां गई थी? लेकिन किसी के पास कोई ठोस जानकारी नहीं थी। चिंता बढ़ी तो संजय ने 112 नंबर मिलाकर पुलिस से मदद मांगी। कुछ देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। गाड़ी में एसआई और कांस्टेबल पवन, साथ ही एसपी इंद्र मौजूद थे। संजय को उम्मीद थी कि अब पुलिस गंभीरता से तलाश शुरू करेगी, लेकिन उनका रवैया देखकर उसका दिल टूट गया। उन्होंने बेहद गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक बातें कहीं। तुम्हारी लड़की भाग गई होगी, आ जाएगी। यह सुनकर संजय का गुस्सा फूट पड़ा। वह बोला, आप यहां जिस काम के लिए आए हैं वही कीजिए। मगर उसके बाद भी पुलिस ने जितनी ईमानदारी और शिद्दत से काम करना चाहिए था, उतना नहीं किया। उन्होंने बस औपचारिकताएं निभाईं। जब वे लोग आइडियल कॉलेज पहुंचे और वहां के स्टाफ से मिले, तो पुलिस वालों का अंदाज देखकर हैरानी हुई। वे हंसी मजाक कर रहे थे, एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे थे, जैसे पुरानी जान पहचान हो। वहीं दूसरी ओर एक पिता अपनी बेटी के लिए तड़प रहा था। आखिरकार रात के करीब 10 बजे उन तीनों पुलिस वालों ने संजय से कहा, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, अब आप एक काम कीजिए,
नजदीकी लोहारू थाने जाइए और वहां जाकर एफआईआर दर्ज कराइए। संजय ने अपने पिता से बात की। साथ आए एक दो लोगों ने भी कहा, अब तो रात बहुत हो गई है, क्यों ना सुबह जाकर एफआईआर कराई जाए। सबने तय किया कि सुबह चलकर देखेंगे। फिर भी रात भर जितना हो सकता था उन्होंने अपनी ओर से तलाश की कोशिश की। 12 अगस्त 2025 की सुबह करीब 8:45 पर संजय सिंह अपने परिवार के कुछ चाचा और एक दो साथियों के साथ थाने पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने बताया, मेरी बेटी लापता हो गई है, गायब हो गई है। लेकिन पुलिस ने तब भी कोई जल्दीबाजी नहीं दिखाई। सुबह से शाम हो गई, पूरा दिन निकल गया और कब रात के 7 बज गए पता ही नहीं चला। संजय को बस थाने में इधर उधर चक्कर कटवाए जाते रहे। आखिरकार देर रात को एफआईआर दर्ज की गई। एसएचओ अशोक कुमार ने एफआईआर दर्ज की और जांच की जिम्मेदारी एएसआई शकुंतला को सौंप दी गई। लेकिन अफसोस, जितनी गंभीरता और ईमानदारी से एक बेटी की गुमशुदगी की जांच की जानी चाहिए थी, वैसी नजर ही नहीं आई। हद तो तब हो गई जब थाने के भीतर ही बातें उठने लगीं। शादी करके चली गई होगी, घूमने निकल गई होगी, वापस खुद ही आ जाएगी। ऐसी बातें सुनकर पिता का दिल टूट गया, आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा, मैं पुलिस से मदद मांग रहा हूं और ये लोग कह रहे हैं कि मेरी बेटी कहीं पिकनिक मनाने चली गई है या किसी से शादी कर ली है। क्या हर बेटी का यही अंजाम होता है? ये सवाल उसके दिल को चीरने लगे। संजय खुद कॉलेज गया, फिर प्ले स्कूल पहुंचा और सीसीटीवी फुटेज मांगी, लेकिन उसे बार बार टाल दिया गया। कहा गया, बड़े अधिकारी आएंगे तब दिखाएंगे। ऐसी बातें सुनकर वह और टूट गया, मगर हिम्मत उसने छोड़ी नहीं। 13 अगस्त 2025 की सुबह वह दोबारा विद्यालय पहुंचा। उम्मीद थी कि शायद फुटेज में उसकी बेटी की झलक मिल जाए। जबकि पुलिस चाहती तो उसी समय उसकी बेटी का सीडीआर निकलवा सकती थी, लोकेशन ट्रेस कर सकती थी। लेकिन मामले को गंभीरता से लेने की बजाय पुलिस ने लापरवाही दिखाई। इसी दिन लोहारू थाना क्षेत्र के गांव सिंघानी की नहर के पास एक लाश बरामद हुई। गांव वालों ने तुरंत पुलिस को खबर दी। जांच अधिकारी एएसआई शकुंतला ने संजय को फोन कर कहा, संजय जी तुरंत आइए, एक बॉडी मिली है, देख लीजिए कहीं यह आपकी बेटी तो नहीं। सुनते ही संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा परिवार रोता बिलखता वहां पहुंचा और कपड़ों से बेटी की पहचान की। लेकिन जिस हाल में बेटी का शव मिला उसने सबको हिला दिया। आंखें बाहर निकली हुई, भोजन और श्वास की नली बाहर खींची हुई और गले पर लगभग 30.5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 16 सेंटीमीटर लंबा गहरा जख्म। शव देखकर गांव के लोग भी दंग रह गए। भीड़ बढ़ती गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिवानी अस्पताल भेज दिया। जैसे ही पोस्टमार्टम शुरू हुआ, खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। 14 अगस्त को गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए। सबके मन में एक ही सवाल, क्या गरीब मजदूर की बेटी की कोई कीमत नहीं? अगर यही बेटी किसी मंत्री या विधायक की होती तो क्या पुलिस यूं ही लापरवाही करती? गांव में गुस्सा बढ़ता गया। धरना प्रदर्शन शुरू हो गए। पूरे प्रदेश में न्याय की मांग गूंजने लगी। पोस्टमार्टम के बाद जब शव परिवार को सौंपा गया तो परिजनों ने साफ कह दिया, जब तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं होंगे हम बेटी का शव नहीं लेंगे। इस बार परिजनों का गुस्सा और भड़क उठा। समर्थन में लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। सबने ऐलान किया, पहले हत्यारे पकड़ो तभी बॉडी उठेगी। 16 और 17 अगस्त को माहौल और गर्मा गया। पूरे प्रदेश में उबाल आ गया। रोड जाम, स्कूल कॉलेज बंद, दुकानें बंद, बाजार ठप। हर जगह बस एक ही आवाज थी, मनीषा को इंसाफ दो। दबाव बढ़ता गया और आखिरकार पुलिस व सरकार को झुकना पड़ा। मुख्यमंत्री तक को बयान देना पड़ा। बड़े अधिकारी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी सब मौके पर पहुंचे और भरोसा दिलाया कि पूरी ईमानदारी से जांच होगी और जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे। इसी बीच कुछ कार्रवाइयां भी हुईं। उस समय के एसपी मनवीर सिंह का तबादला कर दिया गया और 2014 बैच के आईपीएस सुमित कुमार को चार्ज सौंपा गया। एसएचओ अशोक कुमार को लाइन हाजिर किया गया। एएसआई शकुंतला को, जो केस को लापरवाही से देख रही थी, सस्पेंड कर दिया गया। पीसीआर पर मौजूद एएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र को भी निलंबित कर दिया गया। लेकिन जनता और भड़क गई। उनका कहना था, ट्रांसफर करोगे तो फिर चार्ज मिल जाएगा, सस्पेंड करोगे तो बाद में बहाल हो जाएगा।
लेकिन हमारी बेटी क्या वापस आ जाएगी? अगर शुरू से ईमानदारी होती तो शायद वो आज जिंदा होती। देखते देखते आग झज्जर, जींद, फतेहाबाद तक फैल गई। पक्ष विपक्ष, रोडवेज यूनियन, छात्र छात्राएं, व्यापारी सब सड़कों पर उतर आए। पूरा प्रदेश ही नहीं, आसपास के राज्यों तक गूंज फैल गई। सबकी एक ही मांग, ईमानदारी से जांच करो, हथियारों को पकड़ो। जब तक ऐसा नहीं होगा, शव का अंतिम संस्कार नहीं होगा। पहला पोस्टमार्टम भिवानी जिला अस्पताल में हुआ। रिपोर्ट आने के बाद गांव का माहौल और बिगड़ गया। डॉक्टरों ने लिखा, शरीर पर गहरे घाव हैं, ज्यादातर ऐसे जैसे जानवरों ने नोचा हो। गले पर हथियार से वार के निशान नहीं, यौन शोषण का सबूत नहीं। लेकिन रिपोर्ट सामने आते ही गांव भड़क उठा। लोग बोले, इतनी बुरी हालत में शव मिला और डॉक्टर कह रहे हैं जानवरों की वजह से। अगर यह यौन शोषण और जघन्य अपराध नहीं है तो क्या है? सच्चाई छुपाई जा रही है। परिवार का गुस्सा 7वें आसमान पर था। भीड़ बढ़ने लगी, नारे लगने लगे। दबाव इतना बढ़ा कि सरकार को झुकना पड़ा और फैसला लिया गया कि दूसरा पोस्टमार्टम होगा। शव रोहतक PGIMS भेजा गया। वहां डॉक्टरों की टीम ने बारीकी से जांच की। रिपोर्ट में आया, बलात्कार या यौन हिंसा का कोई सबूत नहीं। गर्दन और शरीर पर जो निशान हैं वे जानवरों के नोचने से हैं, हथियार से नहीं। लेकिन इस बार एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। मौत का कारण किसी हानिकारक दवा का सेवन बताया गया। यह सुनते ही गांव में हलचल मच गई। लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। इसी बीच 18 अगस्त 2025 को दोपहर में सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हो गया। हालांकि एक दिन पहले डॉग स्क्वाड और पुलिस ने नहर के आसपास का इलाका खंगाला था, मगर कोई ठोस सबूत नहीं मिला। वायरल पत्र में लिखा था, सॉरी मम्मी पापा, आपकी वजह से तकलीफ में नहीं देख सकती। आपने मेरे लिए सब कुछ किया। मैं गलत नहीं थी, बस आपके सपने पूरे करना चाहती थी। BSSC नर्सिंग कर रही थी ताकि नर्सिंग ऑफिसर बनकर आपको गर्व दिला सकूं। लेकिन मैं बोझ नहीं बन सकती। अगर कभी दुख दिया हो तो माफ कीजिए। दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता मुझे राजकुमारी की तरह पाला। कृपया मेरा ख्याल रखना। यह पत्र असली है या नकली, आज तक सवाल बना हुआ है। लोग पूछने लगे, अगर मनीषा ने सचमुच लिखा होता तो अंग्रेजी में क्यों लिखती, जबकि उसके माता पिता अंग्रेजी पढ़ ही नहीं सकते? सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि मनीषा की लाश 13 अगस्त को मिली थी और 5 दिन बाद अचानक यह पत्र कहां से आया? अगर पहले मिला था तो पुलिस ने शुरुआत में खुलासा क्यों नहीं किया? मामला लगातार राजनीतिक रंग लेने लगा। विपक्ष धरने पर बैठ गया और आखिरकार परिवार व जनता की लगातार मांग के बाद सरकार को केस CBI को सौंपना पड़ा। अब देखना होगा जांच में कौन से नए खुलासे सामने आते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें